गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि कोशिका क्या होता है। कोशिका जीवों की संरचनात्मक इकाई होती है। कोशिका कितने प्रकार के होते हैं ये भी पढ़ चुके हैं। मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दो प्रकार के होते हैं। प्रोकैरियोटिक जिनमें की न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो प्रोटोप्लाज्म में बिखरे रहते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में स्पष्ट रूप से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये दो प्रथम महत्वपूर्ण अंतर था, जिसके कारण दो भागों में कोशिकाओं को हम विभाजित कर सकते थे, है ना। दो प्रकार की कोशिकाएं बताया गया। अब कोशिका के अंदर में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, कितनी उसकी संरचनाओं में क्या क्या लेयर होता है, इसके अंतर को बहुत अच्छे से आप देख के इनके बारे में एक फ्लो चार्ट के माध्यम से हम समझ सकते हैं। सबसे पहले देखिए कोशिका। कोशिका कितने भागों में बटा होता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर देखिए, बाहर से एक जो आवरण से घिरा रहता है, कोई भी बाहर की ओर जो भी आवरण है ना, वो बाहर से घिरा हुआ झिल्ली नुमा आवरण क्या कहलाता है, उसका सेल एनवलप या कोशिका का आवरण कहलाएगा। उसके बाद दूसरा पार्ट क्या होगा, उसके अंदर जो पदार्थ भरा हुआ रहेगा वो कहलाएगा जीव द्रव्य, यानी कि प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, बाहर सेल एनवलप और भीतर जो है वो द्रव भरा है वो प्रोटोप्लाज्म कहलाएगा। सेल आवरण जो है या सेल एनवलप मुख्यतः तीन प्रकार के हो सकते हैं। बैक्टीरिया, पादप और जंतुओं तीनों को मिलाकर किसी में ग्लाइकोकैलिक्स पाया जाएगा, किसी में सेल वॉल पाया जाएगा, किसी में सेल वॉल और ग्लाइकोकैलिक्स दोनों होंगे, तो किसी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होंगे। तो कुल मिला के बाहरी एनवलप में तीन स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं पूरे जीव जगत में। कौन कौन से? एक तो ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरा सेल वॉल और तीसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन नामों को आप अच्छे से याद कर लीजिए। किसके हैं ये? कोशिका आवरण या सेल एनवलप। तीन प्रकार के में से कोई सा भी एक पादप या जंतु या बैक्टीरिया में हो सकता है। कौन सा कॉम्बिनेशन होगा वो आगे सेल वॉल पढ़ेंगे तब बताएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य जो अंदर का मटेरियल है, द्रव है ना। इस द्रव के अंदर में क्या क्या पाया जाता है? दो मुख्य रूप से भाग पाए जाते हैं जीव द्रव्य। या ये हो गया प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, जो द्रव भरा है वो क्या कहला रहा है? प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म के अंदर में एक न्यूक्लियस पाया जाता है या केंद्रक पाया जाता है। प्रोटोप्लाज्म के अंदर में एक न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस और जीव द्रव्य झिल्ली यानी कि सेल एनवलप के बीच में जो द्रव भरा पाया गया है ना, केंद्रक को छोड़ दें और बाकी जो द्रव बचा वो कहलाएगा अब साइटोप्लाज्म। बाकी द्रव बचा वो क्या कहलाया? साइटोप्लाज्म कहलाया। ठीक है, तो एक न्यूक्लियस। तो जीव द्रव्य और कोशिका द्रव्य में अक्सर कंफ्यूजन होता है। तो जीव द्रव्य कहने से क्या होगा कि प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली के भीतर जितने भी मटेरियल हैं न्यूक्लियस सहित, वह क्या कहलाएगा? जीव द्रव्य कहलाएगा। जबकि साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य क्या कहलाएगा? न्यूक्लियस और कोशिका झिल्ली के बीच जो द्रव भरा हुआ है या जो भी पदार्थ उपस्थित है उसके अंतर्गत वो क्या कहलाएंगे? साइटोप्लाज्म। तो ये हो गया प्रोटोप्लाज्म, मतलब समस्त कंटेंट जो कि सेल एनवलप के भीतर है वो कहलाएगा। और साइटोप्लाज्म मतलब प्रोटोप्लाज्म माने वो टोटल कंटेंट जो कि सेल एनवलप के अंदर है ना, जो पूरा पदार्थ। और साइटोप्लाज्म मतलब न्यूक्लियस और सेल एनवलप के बीच में, बाहरी भित्ति के बीच में जो द्रव भरा हुआ है वो कहलाएगा साइटोप्लाज्म। अब इस बीच में साइटोप्लाज्म में और क्या क्या पाए जाते हैं? तो साइटोप्लाज्म में दो मुख्य संरचना, दो भाग में। पहला तो है जो द्रव भरा हुआ है, वो रीजन है जो सिर्फ द्रव है, जहां पर कोई अंगक नहीं है, वो साइटोसॉल कहलाता है। क्या कहलाता है? ये जो द्रव सिर्फ है वो क्या कहलाएगा? जहां पर कोई अंगक नहीं है, माने इस साइटोप्लाज्म के अंदर वह एरिया या वह रीजन जहां पर कोई अंगक नहीं पाए जाते हैं वह कहलाता है साइटोसॉल। और उसके अलावा इस द्रव में वे क्षेत्र जहां पर अंगक पाए जा रहे हैं, तो वे क्षेत्र कौन से होंगे? वे क्षेत्र जहां पर अंगक पाए जाते हैं वो कहलाते हैं क्या? ट्रोफोप्लाज्म। जहां पर अंगक पाए जाते हैं, जैसे कि हम आपको कोशिका की संरचना बता रहे थे तब बताए थे किस तरह से गोल्जी कॉम्प्लेक्स पाया जा रहा है, या फिर इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या माइटोकॉन्ड्रिया। तो जिन क्षेत्रों में वह अंग पाया जा रहा है, चाहे वो राइबोसोम हो, लाइसोसोम हो, या कोई भी अंगक हो, सेंट्रोसोम हो, ये सारे अंगक जहां पर जिस एरिया में पाए जा रहे हैं वो एरिया का नाम होता है ट्रोफोप्लाज्म। ठीक है, उस एरिया को कहेंगे ट्रोफोप्लाज्म जहां पर अंगक पाए जा रहे हैं, यानी सेल के ऑर्गेनल्स पाए जा रहे हैं। तो ट्रोफोप्लाज्म में फिर दो भाग हैं। ट्रोफोप्लाज्म में फिर दो भाग है। क्या है? एक तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिल्स है,
जो कि जीवित होते हैं, और दूसरा नॉन लिविंग होते हैं जो उसके केमिकल्स होते हैं, स्टार्च, प्रोटीन या एक्सक्रीटरी मटेरियल्स के रूप में। तो लिविंग में क्या क्या होंगे, जीवित सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से होंगे, उसके सारे कोशिकांग आते हैं। जीवित सेल ऑर्गेनल्स में कौन कौन से आएंगे, एक तो दो झिल्ली से घिरे हुए, तीन भागों में हम उनको मुख्य रूप से बांट सकते हैं। कुछ अंगक जो होते हैं वो डबल मेम्ब्रेन वाले होते हैं, कुछ अंगक जो होते हैं सिंगल मेम्ब्रेन वाले होते हैं, और कुछ ऑर्गेनल्स में कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, लेकिन वो अंग जो है वो एक जगह पर रहते हैं। तो इन नामों को आपको अच्छे से याद करना होगा। कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि ये दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग कौन कौन से हैं। तो दोहरी झिल्ली या डबल मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, लवक, क्लोरोप्लास्ट, है ना। तो दो अपन ये माइटोकॉन्ड्रिया है, और पादप कोशिकाओं में जो लवक पाया जाता है, दोनों सेम सेम दोहरी झिल्ली वाली संरचना होती है, जो एक दूसरे से समानता रखती हैं कुछ दोहरी झिल्ली के कारण, ठीक है। और प्लाज्मा डबल मेम्ब्रेन वाले माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड हो गया। सिंगल मेम्ब्रेन वाले जो होते हैं वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, नाम लिख लीजिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, और क्या है लाइसोसोम। इस तरह से जो संरचना पाई जाती है, लाइसोसोम और वैक्यूल, जो छोटे छोटे वैक्यूल या पादप कोशिका में हम बड़ा सा एरिया वैक्यूल का देखे हैं ऐसा। तो ये सिंगल मेम्ब्रेन वाले नाम याद कर लीजिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल, ठीक है। जिनमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, फिर भी वो स्ट्रक्चर के रूप में पाए जाते हैं, सेल ऑर्गेनल के रूप में, सेल के अंदर या साइटोप्लाज्म के अंदर। तो वो कौन कौन से नाम है नो मेम्ब्रेन वाले, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, वो राइबोसोम, सेंट्रोसोम और न्यूक्लियोलस। राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, जीव द्रव्य में इस तरह से छोटे छोटे बिंदुनुमा स्ट्रक्चर जो पाया जाता है, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर डॉट नुमा संरचना पाया जाता है, वो कहलाता है राइबोसोम, जिसका कार्य होता है प्रोटीन सिंथेसिस से संबंधित होता है। सेंट्रोसोम कहाँ पाया जाता है, ये सिर्फ जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, कोई झिल्ली नहीं होती है, और इस तरह से केंद्रक के ऊपर में पाया जाता है। इसका कार्य होता है कोशिका विभाजन के समय तर्कु का निर्माण करना। और न्यूक्लियोलस कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर में इस तरह का एक रीजन पाया जाता है गाढ़ा, जहाँ पर वो आरएनए और प्रोटीन आदि से बना होता है। आज अभी न्यूक्लियस की संरचना पढ़ाएंगे न्यूक्लियोलस की, तब अच्छे से बताएंगे। तो अभी सिर्फ ये याद रखना है आपको कि नो मेम्ब्रेन, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, वो स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं। तो कौन से हैं वो स्ट्रक्चर, एक तो कौन सा है राइबोसोम, दूसरा लाइसोसोम, और तीसरा सेंट्रोसोम। राइबोसोम, लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, तीन प्रकार की संरचनाएं हैं जिनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती हैं। उसके अलावा देखिए आप, ये ट्रोफोप्लाज्म जहाँ पर ऑर्गेनल्स पाए जाते थे, है ना, उसको क्या कहा जाता था, ट्रोफोप्लाज्म कहा जाता था। उसके अलावा नॉन लिविंग जो होते हैं वो क्या होते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, उसके अंदर जो भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, एमिनो एसिड आदि जो भी पदार्थ इसमें पाए जा रहे हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे, अंतर्विष्ट पिंड के रूप में पाए जाते हैं, या नॉन लिविंग सेल इंक्लूजन्स के रूप में होते हैं। अब उसके बाद आता है केंद्रक। केंद्रक में क्या क्या पाए जाएंगे, बाहर से केंद्रक की भित्ति न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके अंदर जो द्रव भरा है वो भी क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म, और उसके अंदर एक और संरचना इस तरह से बिना झिल्ली से घिरी हुई कोई संरचना पाई जाती है आरएनए और प्रोटीन की बनी हुई, वो कहलाती न्यूक्लियोलस। और उसके अलावा इसमें कोई भी जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, आरएनए आदि जो भी पदार्थ पाए जा रहे हैं वो कहाँ पाए जाएंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म में। तो ये कोशिका का एक सामान्य संरचना कौन कौन सी पाई जाती है, कितने भागों में होते हैं, और वो सब एक रे डायग्राम के माध्यम से हम याद करेंगे। तो सबसे बाहर की ओर क्या हो गया, कोशिका आवरण या सेल एनवलप, तीन मुख्य रूप से हो सकता है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके अलावा जो द्रव्य है वो क्या कहलाता है, जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। फिर उसके बाद जब केंद्रक उपस्थित है तो केंद्रक और जीव द्रव्य के बाद जो स्थित पदार्थ है वो क्या कहलाएगा, ये साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य के वो एरिया जहाँ पर अंगक पाए जा रहे हैं वो एरिया कहलाते हैं ट्रोपोप्लाज्म। अब ट्रोपोप्लाज्म में कौन कौन सी चीज है, उसमें भी साइटोस, और उसमें जो द्रव में पड़ा हुआ है वो, तो उस ट्रोपोप्लाज्म में जो अंगक है वो कौन कौन से हैं, डबल मेम्ब्रेन वाले माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, सिंगल मेम्ब्रेन वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल, जिसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, राइबोसोम, सेंट्रोसोम और न्यूक्लियोलस। तो इसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न में बहुत पूछा जाता है कि ऐसे अंगक का नाम बताइए कोशिका का जिसमें एक एकल कला वाला या सिंगल मेम्ब्रेन वाला अंगक। तो आपको ये चार नाम याद रखने होंगे। जो ऐसे अंगक का नाम दे देंगे जिसमें कोई झिल्ली नहीं है, तो आपको क्या बताना है, राइबोसोम, सेंट्रोसोम और
न्यूक्लियोलस। और डबल मेम्ब्रेन वाले सिर्फ दो हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। माइटोकॉन्ड्रिया पादप और जंतु दोनों में पाए जाते हैं, जबकि प्लास्टिड जो होते हैं सिर्फ पादप में पाए जाते हैं। इसको हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि प्लांट और एनिमल सेल में अंतर क्या है, उसमें देखते समय हम पढ़ चुके हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, प्लास्टिड क्या है ना। एक एक करके अब सारे ऑर्गेनेल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला हम सेल एनवेलप लेंगे, ठीक है। हम देखते हैं अब सेल वॉल का स्ट्रक्चर, अच्छे से देखते हैं सेल वॉल की स्ट्रक्चर। सबसे पहले देखते हैं सेल वॉल या कोशिका भित्ति की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। सेल वॉल या कोशिका भित्ति की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। अब सेल वॉल जो है वो मुख्यतः हम बताए थे कोशिका आवरण में 3 मुख्य लेयर होते हैं। कौन कौन से लेयर होते हैं, सबसे बाहर का लेयर होता है ग्लाइकोकैलिक्स, यदि पाया जाता है तो, है ना, या और दूसरा लेयर होता है सेल वॉल और तीसरा लेयर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो तीनों लेयर जो है वो सभी कोशिकाओं में, सभी प्रकार की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। कुछ कोशिकाओं में ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तीनों लेयर पाया जाता है, कुछ जीवों में, जैसे कि बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स सबसे बाहर का लेयर होता है, उसके बाद सेल वॉल का लेयर होता है, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लेयर होता है। तो ये बैक्टीरिया में तीनों लेयर पाए जाते हैं, ठीक है। और प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में सिर्फ सेल वॉल और कोशिका भित्ति और जीव द्रव्य झिल्ली या कोशिका झिल्ली पाया जाता है। पादप कोशिकाओं में सिर्फ 2 लेयर पाया जाता है। कौन कौन सा, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, 2 लेयर पाया जाता है। एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में सिर्फ कोशिका झिल्ली या जीव द्रव्य झिल्ली ही पाया जाता है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही पाया जाता है। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बैक्टीरिया के सेल आवरण की बात करें तो बैक्टीरिया में क्या 3 लेयर पाए जाएंगे, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जबकि प्लांट में कहने से सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एनिमल में कहने से सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये डिफरेंस है। अब एक करके सेल वॉल के, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंजाई में कौन कौन सी चीज का बना, किस एनिमल में कौन से पदार्थ का बना होता है सेल वॉल, ये भी आप लोग को याद रखना चाहिए। इसमें बैक्टीरिया में पाया जाता है, देखिए, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, माने पेप्टाइडो। प्रोटीन को क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से रिलेटेड करते हैं, और इसको ग्लूकोज से, इसीलिए इसको क्या नाम दिया, पेप्टाइडोग्लाइकेन। बैक्टीरिया में सेल वॉल किसका बना होता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का होता है, उसको कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन कहते हैं। कवकों में क्या पाया जाता है, काइटिन। कवकों में क्या पाया जाता है, काइटिन का बना होता है सेल वॉल। जबकि शैवालों में या एल्गी में, एल्गी को क्या बोलते हैं, शैवाल, तो शैवाल में क्या पाया जाता है, सेल्यूलोज, गैलेक्टेंस और मेनन्स। गैलेक्टेंस और मेनन्स का बना होता है, और कुछ कैल्शियम कार्बोनेट जैसे खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं। तो शैवालों में क्या किसका बना होता है सेल वॉल, सेल्यूलोज, गैलेक्टेंस और मेनन्स का बना होता है। प्लांट सेल में पाया जाता है सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज के साथ में पेक्टिन पाया जाता है। जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है। क्या पाया जाता है, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है, और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना होता है, प्रोटीन प्लस लिपिड का बना होता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि बैक्टीरिया में किसका पाया जाएगा, पेप्टाइडोग्लाइकेन। फंजाई किसका बना होता है सेल वॉल, फंजाई में सेल वॉल काइटिन का बना होता है। एल्गी या शैवालों में पाया जाता है ये गैलेक्टेंस और मेनन्स पाए जाते हैं सेल्यूलोज के अलावा। प्लांट में सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन के बने होते हैं। जबकि एनिमल सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो प्रोटीन और लिपिड का बना होता है, ठीक है। अब सेल वॉल के स्ट्रक्चर को अच्छे से देख लेते हैं। सेल वॉल मुख्यतः 3 लेयर का बना होता है। मिडिल लेमिला, इसको 3 लेयर का बना होता है सेल वॉल। कौन कौन सा है, ये देखिए। सबसे पहले बीच में जो हम बता रहे हैं, यहाँ पर देखिए बना के रखें, ये है बीच में स्तर स्थित होता है, इसको कहते हैं इस तरह से बीच में ये पाया जाएगा। सबसे पहले मिडिल लेयर, है ना, या पहला क्या होगा, मिडिल लेयर। मिडिल लेयर या मिडिल लैमिला के बीच में, इसको कहते हैं मिडिल लैमिला, ठीक है। मिडिल लैमिला या मध्य पटलिका, हिंदी में क्या कहेंगे, मध्य पटलिका। मध्य पटलिका के बाहर की तरफ इस तरह से जो लेयर दोनों तरफ पाया जाएगा, ठीक है। मध्य पटलिका के दोनों तरफ इस तरह का लेयर पाया जाएगा, वो देखिए वहां पर बना के रखे हैं। ये क्या है, प्राइमरी लेयर, है ना, प्राइमरी सेल वॉल।
मध्य पटलिका के बाहर दोनों तरफ है प्राइमरी सेल वॉल, और ये मध्य पटलिका जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट और पैक्टीन की बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट और पैक्टीन की बनी होती है, जबकि प्राइमरी सेल वॉल जो है वो सेलुलोज और हेमीसेलुलोज की बनी होती है। ठीक है। और सेकेंडरी सेल वॉल जो होता है प्राइमरी सेल वॉल के बाहर की ओर अपेक्षाकृत मोटा स्तर होता है, इस तरह से ये सेकेंडरी सेल वॉल। तो कोशिका में पाया जाएगा इस तरह से, एक कोशिका से ऐसे ये। तो अगली कोशिका का जो है ये क्या हो गया, अगली कोशिका जो है वो कैसे मिले रहेगी इससे, ये देखिए इस तरह से मिडिल लेयर के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। एक कोशिका का मिडिल लेयर, फिर यहाँ पर देखिए ये प्राइमरी लेयर है और ये सेकेंडरी लेयर है, ये प्राइमरी लेयर और ये उसके अंदर की ओर सेकेंडरी लेयर, इसी मिडिल लेवल के दोनों साइड में होता है। तो अगली कोशिका का कौन सा लेयर हो जाएगा, ये अगली कोशिका का भी प्राइमरी लेयर, अंदर की ओर सेकेंडरी लेयर। ठीक है। तो इस तरह से ये कितने लेयर का बना हुआ है सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो मुख्यतः 3 लेयर का होता है। यदि पाया जाएगा कभी कभी तो उसमें से तृतीयक लेयर भी पाया जाता है जो मृत कोशिकाओं का बना होता है। तो सेल वॉल या कोशिका भित्ति वास्तव में मृत होती है और जीवित नहीं होती, मृत होती है और पूरी तरह से पारगम्य होती है। सेल वॉल कैसी होती है, पूरी तरह से पारगम्य होती है। इसके 3 लेयर होते हैं, इसको आप याद रख लीजिए। एक और इसमें महत्वपूर्ण बात याद रखने लायक है, उसमें यह है कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका के बीच में इस तरह से मिडिल लेमिला में भी छिद्र होता है, और एक कोशिका का जीव द्रव्य दूसरी कोशिका के जीव द्रव्य से पादप कोशिकाओं में सेल वॉल में इस तरह से छिद्र पाया जाता है, और ये छिद्र कहलाता है प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या कहलाता है ये छिद्र, प्लाज्मोडेस्मेटा। ये प्लाज्मोडेस्मेटा का मुख्य कार्य क्या है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका के जीव द्रव्य में पदार्थों का आवागमन में सहायक होना या संबंध बनाना। ठीक है। और ये चूंकि मृत पदार्थों की बनी होती है, सेल्यूलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन आदि पदार्थों की बनी हुई है, जिसके कारण सेल वॉल का कार्य क्या हो जाएगा, सबसे पहला कार्य क्या हो जाएगा, एक तो सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, सुरक्षा प्रदान करना या प्रोटेक्शन। और दूसरा कार्य क्या हो जाएगा सेल वॉल का, दूसरा कार्य क्या होगा सेल वॉल का, आकार प्रदान करना। ठीक है। और तीसरा कार्य क्या होगा, कंकाल की तरह ये कार्य करेंगे और प्रोटेक्शन प्रदान करेंगे। और पौधों में हड्डियां नहीं पाई जाती हैं तो उनको सीधे खड़े रहने के लिए ताकत कौन प्रदान करता है, इनकी कोशिकाओं में जो सेल वॉल है कंकाल की तरह कार्य करते हैं। इनकी कोशिकाओं के सेल वॉल क्या करते हैं, कंकाल की तरह कार्य करते हैं। तो इस तरह से सेल वॉल के बारे में कितने लेयर होते हैं, ये किस चीज के बने होते हैं, हेमीसेलुलोज और सेलुलोज के बने होते हैं। प्राइमरी सेल वॉल जो है वो हेमीसेलुलोज की मात्रा अधिक होती है और सेकेंडरी सेल वॉल में सेलुलोज की मात्रा अधिक होती है। तो सिर्फ आपको यही याद रखना है कि सेल वॉल जो है वो बाहर कोशिका झिल्ली के बाहर 2 और लेयर स्थित, बाहर का जस्ट बाहर का स्तर क्या कहलाता है, सेल वॉल कहलाता है। और सेल वॉल या कोशिका भित्ति 3 लेयर की बनी होती है, मध्य पटलिका या मिडिल लेयर, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल, 3 लेयर की बनी हुई है। और सेल वॉल के बीच में इस तरह से क्या पाया जाता है, एक छिद्र पाया जाता है और इस छिद्र को कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। अब प्लाज्मोडेस्मेटा किन कोशिकाओं में पाया जाता है कहेंगे तो आप क्या कहोगे, पादप कोशिकाओं में। ये जंतु कोशिकाओं में चूंकि सेल वॉल नहीं होता इसलिए प्लाज्मोडेस्मेटा नहीं होता। तो प्लाज्मोडेस्मेटा एक कोशिका के जीव द्रव्य का दूसरी कोशिका के जीव द्रव्य से संबंध स्थापित करता है, प्लाज्मोडेस्मेटा। तो कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति के बारे में खोज किसने की, कितने लेयर के बने होते हैं और इनका कार्य क्या है। ठीक है, ये हो गया। अब अगले हम वीडियो में पढ़ते हैं जीव द्रव्य झिल्ली की स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक।